हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। मैं हूं विकास और आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आज हम कुछ इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2021 के। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से। कैरियर्स क्लाउड के नाम से हमारी एक ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके अगर आप करंट अफेयर सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम आपको जो डेली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, हर तरह की पीडीएफ के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स के, और वो कंटेंट होता है ना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं 31 जनवरी 2021 सीए क्विज है, आपकी इंग्लिश की क्विज है, फिर इंग्लिश की यहीं पे आपकी ई बुक मिल जाती है। फिर अगर आप वीकली बात करें तो वीकली आपको देखेंगे वीकली 24 जनवरी से 31 जनवरी की आपको क्विज मिल रखी है। फिर आपकी ई बुक 24 जनवरी से वीकली ई बुक भी मिलती रहती है। फिर अगर मैं आपकी मंथली बात करूं, आपको मंथली करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलती है, और वो आपके प्रिपरेशन में ना बहुत हेल्प करेगी आपको। बार बार जैसे आप वीडियोस भी देखते हैं, आप नोट्स पढ़ेंगे, आप अपने नोट्स भी बनाएंगे, तो बार बार आप जैसे एक चीज़ को पढ़ेंगे ना, तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा हम वेरियस एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन के लिए भेजते हैं कोर्स। जैसे बैंकिंग अवेयरनेस आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बैंकिंग एंड इकोनॉमी के आपको, और वो एग्जाम पीडीएफ बहुत हेल्प करेगी। जैसे आपको एग्जाम पीडीएफ मिल जाएगी जो आपको अपकमिंग एग्जाम में सॉल्व करने में क्वेश्चंस बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, स्टेट वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं हम आपको, ईच स्टेट के करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आज हमने इंडेक्स और रिपोर्ट की पीडीएफ बनाई है, हम वीडियो हम आपसे ले आए हैं आपके लिए, बहुत अच्छी वीडियो। तो ऐसे टॉपिक वाइज भी हम आपको इस करंट अफेयर्स सेक्शन में जाके हम आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं। अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़े, हमारे दो तरह के कोर्स होते हैं, फॉर 1 ईयर एंड फॉर 2 ईयर। ठीक है, दोनों आप बहुत अच्छे रेट में है, ज़्यादा रेट नहीं है दोनों का। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड विकास 10 यूज़ कर सकते हैं टू गेट अ स्ट्रेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, आपके लिए ये कोड लाए हैं हम आपकी, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े, पॉकेट फ्रेंडली हो। तो विकास 10, अगर आप किसी भी कोर्स परचेज करके विकास 10 यूज़ करते हैं तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा उस कोर्स पे, चाहे आपने परचेज कितने ही अमाउंट की हो, सीधा 10% डिस्काउंट होगा। ठीक है, कितना अच्छा नहीं है? तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स देखने वाले हैं जैन मंथ के 2021 के। तो जो हमारी पहली रिपोर्ट आती है वो आती है आपकी अडेप्शन गैप रिपोर्ट। अडेप्शन गैप रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हमारी किसने रिलीज की थी? सबसे पहले तो ये बता दो, ये रिलीज की थी बाय यूएनईपी। यूएनईपी होता है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये आपकी क्लाइमेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये बताती है कि हमारा जो अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं आजकल इन्वायरमेंट पे, वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स बाय 2050, 2050 तक ये अमाउंट, मान लो अभी हम जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो वो 2050 तक 4 गुना होने वाला है वो अमाउंट। ठीक है, इट विल बी क्वाड्रपल बाय 2050। ठीक है, हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है कि टेम्परेचर को हमें 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना है, लेकिन दिस सेंचुरी हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वो 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है इस सेंचुरी। ठीक है, तो एक वरी होने के लिए ये बात है बहुत। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको एक चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये है कि जो हमारी करंट कॉस्ट है, मतलब जो हम करंट कॉस्ट हम जो स्पेंड कर रहे हैं इन्वायरमेंट पे, वो $70 बिलियन की है। हम $70 बिलियन अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं करंटली अभी। ठीक है, और 2030 तक ये अमाउंट बढ़कर 140 से $300 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, 140 से $300 बिलियन। और यही अमाउंट अगर हम बात करें 2050 में, जैसे हमने बोला 4 टाइम्स हो जाएगी इसकी, तो 280 टू 500 बिलियन डॉलर्स हम स्पेंड कर रहे होंगे 2050 तक। किस पे? सिर्फ एनवायरनमेंट पे, ताकि एनवायरनमेंट में ज़्यादा दिक्कत ना हो और जो हम पॉल्यूशन है हम उसको कंट्रोल या टैकल कर सकें। ठीक है, फिर जो मेन प्रॉब्लम अभी आती है ना, वो आती है फाइनेंसिंग की।
ठीक है, कि प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कैसे करें, मेन दिक्कत ही इस चीज़ की हो जाती है। तो रिसेंटली ना एक प्रोग्राम बना था NCAP, दिस स्टैंड्स फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। NCAP होता है आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर एक स्कीम लॉन्च की गई है कि 2000, और ये आया था NCAP आपकी 2019 में। इसके अंडर ये है, इट इज़ अ 5 ईयर एक्शन प्लान। ठीक है, इसका जो एम था ना वो था कि 20 to 30% हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे। PM10 एंड PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10 और PM2.5 को, जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं उसको 20 to 30% हम रिड्यूस कर देंगे। कहाँ पर? एयर पॉल्यूशन में। ठीक है, बाय, और ये भी बाय 2024। ठीक है, बाय 2024, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं सारी चीज़। ये है एडेप्शन गैप रिपोर्ट, ये आपसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है। ये रिलीज़ कौन करता है? ये आपका UNEP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलीज़ करता है। अभी इस रिपोर्ट के अनुसार हमारी जो अमाउंट स्पेंड करते हैं हम इन्वायरमेंट पे, वो 4 टाइम्स हो जाएगी या क्वाड्रपल हो जाएगी बाय 2050। फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो कहता है, वो कहता है कि टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना, लेकिन इस सेंचुरी हमारा जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। जो करंट कॉस्ट स्पेंड कर रहे हैं हम इन्वायरमेंट पे वो $70 बिलियन के करीब है, और जो 2030 तक करेंगे हम 140 से 300 बिलियन डॉलर स्पेंड कर रहे होंगे इन्वायरमेंट पे, और 2050 तक हमने देखा कि 2080 से 500 बिलियन डॉलर हम स्पेंड कर रहे होंगे। फिर अगर हम बात करें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो फाइनेंसिंग की रह जाती है कि पैसे कहाँ से लाएं स्पेंड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2019 में, NCAP, दैट इज़ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का एम था कि हम PM10 और PM2.5 जो हमारे पॉल्यूटेंट होते हैं उसको 20 to 30% रिड्यूस कर देंगे। कहाँ? 2024 तक। ठीक है, फिर एक चीज़ और याद रखना, हमारा UNEP की बात करें तो UNEP का जो हमारा हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है हेडक्वार्टर? ये है आपका नायरोबी कीनिया। ठीक है, और इनके एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं वो हैं आपके इंगर एडरसन। ठीक है, चलो अगला। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आपकी इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट। कौन रिलीज़ करता है इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट? ये रिपोर्ट आपकी रिलीज़ होती है UNDESA से, UNDESA। और ये होता क्या है? ये होता है आपका यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। हेडक्वार्टर कहाँ पे है UNDESA का? ये है आपका न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल कौन है इनके? ये हैं लियू झेनिम। ठीक है, रिसेंटली ये रिपोर्ट आई है कि 18 मिलियन इंडियन हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन। मतलब इंडिया के लोग 18 मिलियन लोग इंडिया के माइग्रेट कर चुके हैं टू अदर प्लेसेस और टू अदर कंट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। फिर इस रैंक में सबसे पहली पोजीशन पे कौन स्टैंड करता है? वो है इंडिया ही स्टैंड करता है विद 18 मिलियन। ठीक है, फिर दूसरे पे है आपका मैक्सिको या फिर कह लो रशिया। ठीक है, इनकी है अबाउट 11 मिलियन। चाइना आता है तीसरे नंबर पे, इनके लोग कितने माइग्रेट किए हैं बाहर? वो है अराउंड 10 मिलियन। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की कहाँ माइग्रेट होती है या फिर कहाँ माइग्रेट होने के ज़्यादा चांस होते हैं कि जाती है, तो वो है आपकी सबसे पहली पोजीशन पे आती है उस लिस्ट में। पहले नाम पे आता है UAE, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमारेट्स। यहाँ पे आपके 3.5 मिलियन लोग माइग्रेट होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका USA में माइग्रेशन देखा गया था 2.7 मिलियन लोगों का। तीसरा हो गया सऊदी अरेबिया में आपका देखा गया 2.5 मिलियन लोगों का मूवमेंट फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरेबिया। ठीक है, फिर एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, उसके अनुसार इन 2020 जो टोटल माइग्रेंट्स है ना वर्ल्ड के, मतलब पूरी दुनिया में जिन लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हुए किसी भी रीज़न की वजह से, वो जो टोटल अमाउंट था ना लोगों का, वो था 281 मिलियन। पूरी दुनिया का था ये। ठीक है, ये एक रिपोर्ट्स होती हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए, इनका डाटा पता होना चाहिए, कभी भी यूज़ हो सकता है आपका, खासकर UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है,
तो ये था 2020 में टोटल माइग्रेशन था 221 मिलियन लोगों का। फिर अगर मैं एक और रिपोर्ट आई थी क्या, कि यूरोप होस्टेड द लार्जेस्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन, कि यूरोप में ना सबसे ज़्यादा मोस्ट माइग्रेशन हुआ था लोगों का, या फिर इसको कह सकते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। और ये कितना था टोटल, ये था 87 मिलियन लोगों का। ठीक है, 87 मिलियन लोगों का तो सिर्फ यूरोप में ही माइग्रेशन हुआ था कि बाहर से आए। ठीक है, अगर हम एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाती है बच्चे लोग, तो इनके लिए ये माइग्रेशन हो गया, लेकिन कोई दूसरी कंट्री का इनकी कंट्री में आता है तो वो इनके लिए इमिग्रेशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। सेकंड चीज़ इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो है कि इंडिया इन द लास्ट 2 decades सॉ द लार्जेस्ट गेन इन माइग्रेंट्स। ठीक है, इंडिया इन लास्ट 2 decades सॉ द लार्जेस्ट गेन हुआ था इंडिया का। ठीक है, कितना, 2000 से अगर मैं बात करूँ लास्ट 2 डेकेड्स कौन से हो गए, 2000 से 2020 तक, इसमें लार्जेस्ट गेन दिखाता ऑफ अप्रॉक्स 20 मिलियन पीपल। ठीक है, फिर रीजंस क्या होते हैं इनकी वजह से लोगों को माइग्रेट करने के लिए, या तो फैमिली इश्यूज होते हैं, या आपकी जॉब लग जाती है। ठीक है, या फिर बेटर लाइफ के लिए लोग देखते हैं, चकाचौंध देखते हैं, इसलिए वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो चीज़ पता होना चाहिए वो है कि यूएन का इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कब सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं यूएन का, ये होता है आपका 18 दिसंबर को सेलिब्रेट। ठीक है, 18 दिसंबर को। और यूएन का अंडेसाज हेडक्वार्टर में पता है न्यूयॉर्क यूएसए। चलो एक बार रिवाइज कर देते हैं सारा फिर से। इंडियन माइग्रेशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ये रिलीज होती है आपकी अंडेसा के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क यूएसए। अंडेसा फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। फिर इनके सेक्रेटरी जनरल कौन है, लियू झेनिम। फिर इंडिया का टोटल डायस्पोरा जो इस बार मूवमेंट हुई लोगों का वो कितना था, 18 मिलियन का। सेकेंड पोजिशन पे रहा मैक्सिको, रशिया, और जिसका था 11 मिलियन का। चाइना का रहा 10 मिलियन का। फिर ये वो लिस्ट है जिसमें इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं, तो सबसे पहली पोजीशन पे जाते हैं यूएई में, जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें 3.5 मिलियन गए। यूएसए में 2.7, सऊदी अरेबिया में 2.5, जो कि 3rd नंबर पे था। फिर एक रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ल्ड की टोटल मूवमेंट रही माइग्रेशन की, मतलब टोटल लोगों ने कितना माइग्रेट किया, वो था 281 लोगों ने माइग्रेट किया। यूरोप में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन देखा गया, वो 87 मिलियन पीपल का देखा गया। इंडिया लास्ट 2 डेकेड्स में मतलब 20 सालों में इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन देखा गया, वो था 20 मिलियन लोगों का। ठीक है, और हमारा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 18 दिसंबर को। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो कि है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2019 रिसेंटली रिलीज किया था किन के द्वारा, ये रिलीज किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। ये रिलीज किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आपका हेडक्वार्टर देखा जाता है बर्लिन में। बर्लिन किधर है, जर्मनी में। ठीक है, फिर MD कौन है यहाँ के, MD कौन है, ये आपकी पैट्रिका मोरिका। ठीक है, फिर चेयरमैन की बात की जाए, यहाँ के चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है आपके डेलिया रूबियो, ये आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हैं। ठीक है, ये है किस लिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या हो गया आपका। ये बताता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में इंडिया की रैंक कितनी रही, या फिर किस कंट्री ने कितना करप्शन किया, उसके हिसाब से रैंक किया जाता है, एक लिस्ट बनती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसमें टोटल कितनी कंट्रीज होती हैं, टोटल 180 कंट्रीज की लिस्ट बनती है ये। आउट ऑफ विच द स्कोर ऑफ इंडिया वॉज, कितना स्कोर रहा इंडिया का, इंडिया रैंक्ड एट, बताओ क्या रहा, इंडिया रैंक्ड एट 80th पोजीशन। ठीक है, जो हमारी इंडिया की रैंक रही ना वो रही 80th इस साल 2019 में। 2019 में इंडिया की रैंक रही 80, और जो स्कोर रहा इंडिया का क्या था, वो स्कोर था 41, और ये स्कोर आउट ऑफ 100 दिया जाता है। ठीक है, इंडिया का स्कोर रहा 41 और ये आउट ऑफ 100 दिया जाता है। जो रैंक 1 रही जिस कंट्री की, कौन सी थी वो, रैंक 1 स्कोर करने वाला, मतलब यहाँ पे करप्शन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये था आपका डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क अलॉन्ग विद न्यूजीलैंड। ठीक
ठीक है। थर्ड पोजीशन सिक्योर करने वाले कौन थे, कौन सा देश था, वो था फिनलैंड। फिनलैंड थर्ड नंबर पे रहा, ठीक है। एज यू नो इंडिया ने 80th रैंक सिक्योर की, तो 80 रैंक हमारी इंडिया ने शेयर की थी। और किसने शेयर की, चाइना था 80 रैंक पे और घाना था 80 रैंक में। तो दीज आर द रैंक सिक्योर्ड बाय अदर कंट्रीज और इंडिया इनके साथ शेयर करता है। हमने अभी देखा कि टोटल भाई 180 कंट्रीज हैं, ठीक है। अगर टोटल हमारी टोटल कंट्रीज कितनी है 180, तो 180वीं रैंक भी तो किसी को मिली होगी। ये किसको मिली थी, ये मिली थी सोमालिया को। सोमालिया को मोस्ट करप्ट स्टेट मानी जाएगी, कंट्री मानी गई है ये, ठीक है। इट वाज द लीस्ट रैंक कंट्री और सोमालिया की रैंक रही थी 180। 179 किसकी सेकंड लास्ट रही थी, ये रहा साउथ सुडान, ठीक है। साउथ सुडान सेकंड लास्ट नंबर पे रहा। फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान कितने रैंक पे रहा, पाकिस्तान में कितना करप्शन रहा जाता है, पाकिस्तान में 120वें रैंक पे रहा। फिर चाइना की बात की, चाइना हम देख ही चुके हैं, ये रहा 80वें रैंक पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और ये 2020 का वो था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 2019 का हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लॉन्च किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ पे है, बर्लिन जर्मनी में है। इनके चेयरमैन डेलिया रूबियो है, एमडी जो है यहाँ के पैट्रिका मोनिका है। एंड इंडिया की जो रैंक रही इस लिस्ट में, वो रही 80th रैंक पे रहा। और इंडिया की रैंक 2018 में, हाँ ये भी चीज़ याद रखिए कि 2019 में तो 80 थी और 2018 में जो इंडिया की रैंक रही थी ना, वो थी 78। और मीन्स जो इंडिया की रैंक है ना वो बढ़ गई है, मतलब इंडिया में अब ज़्यादा करप्शन होता है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर 2018 में जो होता था, ठीक है। 78 नॉट 76, ठीक है, 78। फिर रैंक 1 किसकी रही, डेनमार्क और न्यूजीलैंड की रही। थर्ड पोजीशन पे आपके फिनलैंड रहे। 80वीं रैंक किसकी थी, इंडिया चाइना और घाना शेयर करते हैं स्पॉट को। फिर अगर मैं बात करूं कि टोटल कंट्रीज हमारी 180 हैं और 180वीं रैंक किसकी रही, फिर मतलब लीस्ट रैंक कंट्री कह लो या फिर मोस्ट करप्टेड कंट्री हमारे वर्ल्ड में सोमालिया है। उसके बाद 1 सेकेंड लास्ट पोजीशन पे था सूडान। फिर पाकिस्तान होता है 120वें रैंक पे, ठीक है। चाइना 80 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 का। मूविंग टू द नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हमारा डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड, ठीक है। डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड हमारा 2020 की अभी ये रिसेंटली रिपोर्ट आई है। और ये रिलीज़ किसने की है, सबसे पहले तो यही बता दो। ये रिलीज़ की गई आपकी किसके द्वारा, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल along with in partnership with मास्टरकार्ड प्लस मास्टरकार्ड, ठीक है। इन्होंने मिलके आपका डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड रिलीज किया है। ये रिपोर्ट होती क्या है, ये रिपोर्ट आपकी ये बताती है कि इंडिया में डिजिटाइजेशन कितनी रैपिडली चल रही है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज और कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है एज अ डिजिटाइजेशन, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने लास्ट 4 साल में अपनी मोबाइल कनेक्टिविटी को डबल कर लिया है, ठीक है। मतलब इंडियन कनेक्टिविटी जो थी ना, मोबाइल कनेक्टिविटी इंडिया में लास्ट 4 ईयर्स में डबल हो गई है, डबल्ड। जितने फ़ोन पहले 4 साल में होते थे अब उससे डबल हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू। और यही रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक, यही रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक अगर हम इसी ट्रेंड से चलते रहे तो देयर विल बी एडेड 350 मिलियन मोर मोबाइल फ़ोन्स विल बी एडेड। मतलब 350 मिलियन और मोबाइल फ़ोन्स ऐड हो जाएंगे, स्मार्टफोन्स आपके 2050 तक, ठीक है। इस स्कोर कार्ड में, दैट इज़ डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड में जो इंडिया की रैंक रही थी ना, इंडिया रहा आपके 4th पोजीशन पे और इंडिया की काफ़ी अच्छी रैंक रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली पोजीशन स्कोर की आपकी चाइना ने, चाइना टॉप पर रहा, ठीक है। चाइना के बाद 2nd पोजीशन आई अज़रबैजान की, अज़रबैजान की, ठीक है। 3rd पोजीशन सिक्योर करने वाला था इंडोनेशिया, और 4th नंबर पे हमने देख ही लिया कि इंडिया था। तो स्कोर कार्ड में, डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की यही है कि इंडिया की रैंक तो थी 4th और जो टॉप रैंक पे रहा था वो था चाइना। इसमें डिजिटाइजेशन सबसे ज़्यादा हुई थी, ठीक है। तो स्कोर कार्ड जो हमारा ये बताता है ना, ये क्या बताता है बेसिकली, ये बताता है, ये क्लियरिटी देता है कि डिजिटल मोमेंटम कितना चल रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है।
तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि डिजिटल एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन देता है, ये देता है टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल अलॉन्ग विद मास्टर कार्ड। ठीक है, और आपका जो 2050 तक 350 मिलियन अलग से स्मार्टफोन्स ऐड होने की बात की गई है, और जो फर्स्ट रैंक स्टोर सिक्योर की थी वो थी चाइना ने, सेकंड अजरबैजान ने, थर्ड आपकी इंडोनेशिया ने, और फोर्थ जो रैंक थी वो थी हमारे इंडिया ने जो स्कोर की थी। ठीक है, वेरी गुड। अगर अब मैं बात करूं मास्टर कार्ड की, मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर किधर है? हेडक्वार्टर ऑफ मास्टर कार्ड ये है आपका न्यूयॉर्क यूएसए में इसका भी। ठीक है, और सीईओ कौन है यहाँ के? सीईओ हैं आपके माइकल मेबैक। माइकल मेबैक, इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मास्टर कार्ड के बारे में याद होना चाहिए। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लेसी वेव 1 रिपोर्ट। लेसी वेव 1 रिपोर्ट, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अपने टाइप का पहला सर्वे हुआ था इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो लेसी क्या होता है? लेसी सॉरी, LASI स्टैंड्स फॉर लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। ये बेसिकली एक सर्वे था जो आपके किसके लिए था? ये था एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो बड़े लोग हो रहे हैं, बूढ़े लोग हो रहे हैं, उनकी एजिंग देखने के लिए कि किस रेट से बढ़ रहे हैं, उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स है, कितने लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी स्टडी थी। तो ये बड़े लोगों पे स्टडी थी, एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। किस लिए स्टडी हुई थी ये इसलिए स्टडी हुई ताकि एक बेटर फ्यूचर बनाया जा सके। जो आगे प्रोग्राम्स हम लाएंगे उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंटेशंस के लिए इस रिपोर्ट के हिसाब से बनाया जा सके ताकि उनको हेल्प मिले। अभी हमने कोविड-19 में भी देखा कि जो एल्डरली पीपल हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कोविड-19 से। ठीक है, तो लेसी वेव 1 रिपोर्ट थी ये हमारी फर्स्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्वे ऑन इंडियन एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या था ये? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्वे, लेसी वेव 1 रिपोर्ट। ठीक है, लार्जेस्ट सर्वे। ये रिलीज करने वाले कौन थे? ये थे हर्षवर्धन, ये पता होना चाहिए। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन कौन है हमारे? ये क्या है? यूनियन मिनिस्टर हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं किस डिपार्टमेंट में है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, ये भी पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है। ठीक है, ये रिपोर्ट मैंने आपको बताया ही कि ये रिपोर्ट पॉलिसीज़ बनाने में हमारी बहुत हेल्प करने वाली है आगे। ये रिपोर्ट हमारी हेल्प करेगी किस में? आयुष्मान भारत योजना में भी। आयुष्मान भारत योजना में भी ये हमारी बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है क्या आयुष्मान भारत योजना? ये होता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का एक्सपेंशन को हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से बोला गया है। क्या? एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, ये हो गया आपका आयुष्मान भारत। फिर इसके अलावा आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इज कि इसमें सिक्किम को ऐड नहीं किया गया था। सिक्किम स्टेट जो थी हमारी वॉज एक्सक्लूडेड। सिक्किम स्टेट हमारी इस रिपोर्ट से एक्सक्लूड कर दी गई थी। ठीक है, फिर इसके अलावा लासी इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट जो था ना, मेन लेसी इंस्ट्रूमेंट, ये दो तरह के थे, मतलब दो तरह की रिपोर्ट हुई थी हमारी। एक तो था आपका हाउस होल्ड सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे कि मतलब घर घर का सर्वे हुआ। एक हुआ आपका इंडिविजुअल सर्वे, इंडिविजुअल सर्वे हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा जो चीज़ निकल के आई ना रिपोर्ट्स में, मतलब जो आपके लोग थे उनकी रिपोर्ट में जो चीज़ें निकल के आई वो ये थी। पहली, मतलब इसको आप ऐसे लिखो, की पॉइंट्स ऑफ रिपोर्ट। तो पहला की पॉइंट क्या था रिपोर्ट का? वो था आपका कि जो ओल्ड पीपल है ना, हमारी ओल्ड जनरेशन या ओल्ड पीपल कह लो, ये 3% पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। मतलब 3%, अगर 100 लोग हैं हमारे इस साल बूढ़े, तो अगले साल वो 103 हो जाएंगे, 3% बढ़ जाएंगे हर साल एनुअली। ठीक है, दूसरा कहता है कि 75% ओल्डर पीपल्स, 75% ओल्डर पीपल को दे आर सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिजीज, दे आर सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिजीज। ठीक है, ये इस रिपोर्ट के कंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं और ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। लेसी वेव 1 रिपोर्ट
लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया को कहा जाता है लेसी वेवन रिपोर्ट। रिलीज किसने की थी ये रिलीज आपकी की थी हर्षवर्धन ने की थी। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। ये रिपोर्ट हमारी आयुष्मान भारत योजना में भी बहुत हेल्प करने वाली है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टाइप का सर्वे रहा है, ये इंडिया में पहला और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे। आयुष्मान भारत योजना किस लिए होती है? ये आपके एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है कि आपके हेल्थ सेक्टर में हेल्प की जाए, ठीक है। इस रिपोर्ट से जो हमारे कंक्लूडिंग पॉइंट्स आएंगे उसको ध्यान में रखते हैं हम आगे की स्कीम्स वगैरह प्रोग्राम्स बनाएंगी सरकार, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि सिक्किम इस स्टेट से एक्सक्लूड कर दिया गया था इस रिपोर्ट से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट को एक्सक्लूड कर दिया था लेसी वेवन रिपोर्ट से, तो वो सिक्किम था। फिर जो मेन पॉइंट रहा था कि इसमें दो तरह के सर्वे होते थे, पहला एक तो हाउस होल्ड सर्वे और दूसरा होता था इंडिविजुअल सर्वे, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट ने बोला कि हर साल 3% ओल्ड जनरेशन पीपल की बढ़ रही है। 3% मतलब ओल्ड जनरेशन बढ़ जाती है और 75% को क्रॉनिक डिजीज रहती है हमारे ओल्ड पीपल को, कम से कम 75% को, ठीक है। तो ये थी रिपोर्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो है हमारा, हम बात करेंगे हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट की, रिच लिस्ट ऑफ 2020। सबसे पहले तो ये बता दो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 को रिलीज कौन करता है? इट इज रिलीज्ड बाय शंघाई बेस्ड हमारा एक इंस्टीट्यूट है, क्या? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथ ये किसके साथ मनाता है? ये मनाता है शंघाई बेस्ड शिमाओ शेंगकोंग इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है। ये कौन मिलकर रिसर्च रिलीज करता है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट को? ये है आपका हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट और शिमाओ शेंगकोंग इंटरनेशनल सेंटर। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। फिर हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट आप क्या बताता है? ये बताता है कि कौन कितना रिच है, कौन कितना अमीर है, किस देश में कितने बिलियनियर्स हैं। तो सबसे पहली चीज याद रखना है कि बिलियनियर्स की बात करें अगर हम, कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स रहे, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 रैंक देखेंगे हम। सबसे पहली पोजीशन पे रहा चाइना में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं विद 799 नंबर, ठीक है, 799 बिलियनियर्स हैं। यूएसए में सेकंड नंबर पे आते हैं जो कि 626 हैं। और वेरी गुड, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी रही इंडिया की। इंडिया थर्ड नंबर पे आया इस लिस्ट में और इसमें 137 बिलियनियर्स थे इंडिया में। और इंडिया ने रिसेंटली 39 फेसेस को ऐड करा इस लिस्ट में, मतलब हमारे बिलियनियर्स 39 बढ़ गए हैं इस साल, ठीक। पहली चीज़ तो ये वेरी गुड, ये तो था किस देश में कितने बिलियनियर्स हैं। फिर अगर मैं बात करूँ रिच लिस्ट, रिच पीपल, कौन रिच रहा, सबसे रिच पीपल लिस्ट की बात करूँ तो टॉप पर कौन था? टॉप पर रहा जेफ बेजोस कौन है? ये फाउंडर हैं किसके? अमेजोन के और ब्लू ओरिजिन का है। ये भी स्पेस एक्स की तरह एक रॉकेट एजेंसी है, ठीक है। इनकी आमदनी कितनी रही, मतलब इन्होंने कितना पैसा कमा रखा है ऐसा कि जो ये फर्स्ट लिस्ट पे है, ये है $140 बिलियन, $140 बिलियन। दूसरी पोजीशन पे कौन है? ये है बर्नार्ड आर्नल्ड। इनकी आमदनी कितनी है? यह है $107 बिलियन कमाई है इनकी, ठीक है। तीसरे पोजीशन पे कौन रहे? तीसरे पोजीशन पे रहे आपके बिल गेट्स क्या है? ये हमारे फाउंडर थे, या फिर फाउंडर कह सकते हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में, वो माइक्रोसॉफ्ट। और ये इनकी आमदनी कितनी है? 106 बिलियन, मतलब इनकी वेल्थ $106 बिलियन की है। तभी ये थर्ड पोजीशन सिक्योर करी इन्होंने हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में, ठीक है। तो ये तीन आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा याद रखिए, इंडिया से अगर मैं बात करूं, इंडिया से हमारे कौन है? मुकेश अंबानी, जो सबसे अमीर आदमी है, मुकेश अंबानी। इनकी पोजीशन क्या रही वर्ल्ड में? ये रहे आपके 9th पोजीशन पे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं गौतम अडानी की, और जो इंडियंस आए हैं, मतलब आप इसको ऐसे रखते हैं, इंडियंस इन द हुरुन ग्लोबल लिस्ट,
ठीक है, पहले एक तो थे मुकेश अंबानी, फिर आ जाते हैं आपके गौतम अडानी। गौतम अडानी, गौतम अडानी के साथ साथ याद रखिए कि शिव नादर फैमिली भी सेम पोजीशन थी। शिव नादर फैमिली, इन दोनों ने सेम पोजीशन होल्ड करी और वो थी 68th, वो थी 68th। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, आप चलो बताओ पहले तो ओयो के फाउंडर का नाम बता दो। ओयो के फाउंडर का नाम क्या था? ओयो के फाउंडर का नाम वो है रितेश अग्रवाल। वेरी गुड, वो है रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल को रिसेंटली यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर का से वो दिया जाता है कि मतलब ये यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर है। ठीक है, और इनकी जो वर्थ है, इनकी जो अमाउंट है वो है 1.1 बिलियन डॉलर, और ये अप्रॉक्सीमेटली 7,800 करोड़ रुपए है। 7,800 करोड़। ठीक है, ये रितेश अग्रवाल को सेकंड लिस्ट में आता है यंगेस्ट सेल्फ मेड मिलियनियर में। फर्स्ट यंगेस्ट सेल्फ मेड मिलियनियर कौन बनी है? वो है काइली जेनर। ठीक है, वो है काइली जेनर। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है यंगेस्ट सेल्फ मेड बैंकर। यंगेस्ट सेल्फ मेड बैंकर कौन है? इनका भी नाम बहुत चलता है। ठीक है, कौन है ये? बैंकर उदय कोटक। इनको याद रखिए, बैंकर उदय कोटक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 कौन रिलीज करता है? हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद शिमाओ शेंगकोंग इंटरनेशनल सेंटर। ठीक है, फिर बिलियनियर्स की देखा जाए किस कंट्री में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं, वो है चाइना विद 799 बिलियनियर्स। यूएसए में 626 बिलियनियर्स हैं। इंडिया में 137 बिलियनियर्स हैं, जिसमें से इस साल 39 नए लोग ऐड हुए हैं। फिर रिच लिस्ट की बात की, जो रिच सबसे ज़्यादा हैं वो है जेफ बेजोस। ये फाउंडर हैं अमेजोन के, ब्लू ओरिजिन की। इनकी जो वेल्थ रही, टोटल नेट वर्थ रही 140 बिलियन डॉलर रही। फिर सेकंड पे आ जाते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। इनकी जो टोटल वेल्थ रही वो 107 बिलियन डॉलर रही। बिल गेट्स की बात करें तो ये फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और इनकी टोटल वेल्थ रही 106 बिलियन डॉलर्स। फिर इंडियंस बात करें जिन्होंने इस लिस्ट में अपनी रैंक सिक्योर की है, वो है मुकेश अंबानी 9th पोजीशन पे। गौतम अडानी और शिव नादर फैमिली ने 68th पोजीशन होल्ड करी थी। और आपकी अगर हम बात करें ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल की, इन्होंने 1.1 बिलियन डॉलर इनकी वेल्थ है। ये यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर का खिताब जीता है। ये सेकंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर हैं, और फर्स्ट सेल्फ मेड बिलियनियर होती हैं आपकी काइली जेनर। और रितेश अग्रवाल ने जो पोजीशन और जो रैंक होल्ड करी थी वो थी 2476 हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में, 2476। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं यंगेस्ट सेल्फ मेड बैंकर कौन रहे, वो रहे बैंकर उदय कोटक। ठीक है, तो ये था आपका हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट देखने वाली है, और वो भी किसका? Q1 का। ठीक, पहले तो ये बता दो ये रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करते हैं हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है, ये रिलीज करते हैं। वेरी गुड। आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या सिग्निफाई करता है, क्या दर्शाता है? ये बताता है कि किसी पासपोर्ट की, किसी कंट्री के पासपोर्ट की कितनी पावरफुल है वो, कितनी क्या वैल्यू है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं सपोज, तो क्या आपको पहले वीज़ा लेना पड़ता है या आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है? ये आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है। तो देखते हैं इंडिया की जो रैंक रही ना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, वो रही आपकी 85th रैंक। इंडिया हैज़ 85th रैंक। और जो वीज़ा स्कोर रहा ना इंडिया का, वीज़ा स्कोर ये था आपका 58। वीज़ा स्कोर क्या दर्शाता है? ये बताता है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, अगर आप इन 58 कंट्रीज़ में से जा रहे हैं ना, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है? मतलब आप वहाँ पे पहुँच जाओ, फिर आपको वीज़ा दे देंगे, आपको पहले अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है वीज़ा ऑन अराइवल। तो इंडिया का स्कोर रहा 58 और इंडिया की रैंक रही 85। ठीक है, इंडिया ने अपनी 85th रैंक किसके साथ शेयर करी है? ये शेयर की है तजाकिस्तान के साथ। तजाकिस्तान के साथ। तो किसी ने तो टॉप किया होगा इस इंडेक्स में। किसने टॉप करा है इस इंडेक्स में? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जिसने टॉप किया ना, जिसकी रैंक लिस्ट देखते हैं, अगर हम रैंक लिस्ट देखें तो जो टॉप करने वाली कंट्री है वो है जापान।
ठीक है, जापान। और इसका स्कोर जो रहा ना वो 191 रहा। दैट मीन्स जापान, जैपनीज पीपल कैन गो टू 191 कंट्री विदाउट किसी वीज़ा की ज़रूरत के, और वहाँ जाके उनको वीज़ा पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। और जापान ने पिछले 3 साल से ये पोजीशन होल्ड की हुई है, मतलब पिछले 3 साल से सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट किसका रहा है, वो आपके जैपनीज पीपल का रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ सेकंड पोजीशन किसने होल्ड की, सिंगापुर ने। सिंगापुर का क्या स्कोर रहा, 190, मतलब 190 कंट्री में वीज़ा फ्री जा सकते हैं वो, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। फिर तीसरी पोजीशन जर्मनी एंड कोरिया ने ली, और इनका जो स्कोर रहा वो था 189, ठीक है, इनका स्कोर था 189। चलो ये चीज़ देख ली। मेन इंपॉर्टेंट याद रखने का है आपको इंडिया का, और जो इंडिया की रैंक थी वो थी 85th, ठीक है। फर्स्ट जापान, सेकंड सिंगापुर, थर्ड जर्मनी, और इंडिया की 85th। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के ना टाइप्स ऑफ पासपोर्ट, इंडिया में कितने टाइप के पासपोर्ट होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद करके और सब नोट डाउन कर लेना। इंडिया में ना 3 टाइप के पासपोर्ट होते हैं। सबसे पहला तो होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ठीक है। ये होता है ना ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ये होता है आपका डार्क ब्लू इन कलर, ये होता है आपका डार्क ब्लू इन कलर, और इसको टाइप पी भी कहते हैं, टाइप पी पासपोर्ट। टाइप पी क्या हो गया, टाइप पी हेयर इज फॉर पर्सनल, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, ये यूज़ आता है आपका बेसिकली फॉर ट्रैवल पर्पस। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मल स्टडिंग, ट्रैवल, एजुकेशन पर्पसेस के लिए आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट हम यूज़ करते हैं, जिसको डार्क ब्लू कलर का होता है और टाइप पी कहते हैं, ठीक है। फिर जो आपका सेकंड टाइप का पासपोर्ट होता है ना वो होता है ऑफिशियल पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट। ये ऑफिशियल पासपोर्ट होता है आपका, ये होता है वाइट कलर का, ठीक है, वाइट कलर का पासपोर्ट, और इसको टाइप एस भी कहते हैं। व्हाट इज एस, एस हियर स्टैंड्स फॉर सर्विस, टाइप एस पासपोर्ट, ठीक है। और जो यूज़ कौन करता है इसको, ये पासपोर्ट यूज़ होता है पीपल रिप्रेजेंटिंग इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, पीपल रिप्रेजेंटिंग इंडियन गवर्नमेंट, उनके लिए होता है ये, ठीक है। ऑफिशियल पासपोर्ट वाइट कलर पासपोर्ट होता है। तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरा होता है आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो होता है ना आपका, इसको हम टाइप डी पासपोर्ट भी कहते हैं, डी स्टैंड्स देयर फॉर डिप्लोमेटिक, और ये मैरून कलर का होता है, मैरून कलर का, ठीक है। ये होता है आपका वीवीआईपी लोगों के लिए, जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, ये उनके लिए होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ठीक है। तो आपके 3 पासपोर्ट हो गए, एक बार सारा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का 2021 की Q1 की रिपोर्ट रिलीज हुई है, किसने रिलीज किया है, ये हेनले एंड पार्टनर्स ने रिलीज की है। इंडिया की रैंक 85th रही, और जो वीज़ा स्कोर रहा वो रहा 58, और इंडिया ने 85th रैंक तजाकिस्तान के साथ शेयर करी। फिर रैंक लिस्ट की बात करें, जापान ने टॉप किया, और ये 3 साल से लगातार टॉप करता आ रहा है। ये 191 इसका स्कोर रहा, मतलब 191 कंट्रीज पे इसको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। सेकंड पोजीशन थी सिंगापुर की, थर्ड रही जर्मनी कोरिया की 189 के साथ, 85 पोजीशन पे रहा है इंडिया। और फिर टाइप्स ऑफ पासपोर्ट बात करें तो हमारे 3 टाइप के पासपोर्ट होते हैं। पहला हो गया आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जो डार्क ब्लू कलर का होता है, इसको टाइप पी भी कहते हैं, पर्सनल पासपोर्ट, एंड इट इज़ यूज फॉर ट्रैवल, जॉब एंड एजुकेशन पर्पस। सेकंड टाइप का पासपोर्ट हो गया हमारा ऑफिशियल पासपोर्ट, जो व्हाइट कलर का होता है, इसको टाइप एस भी कहते हैं, ये सर्विस पासपोर्ट हो गया, और ये होता है फॉर इंडियन गवर्नमेंट ओनली, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। थर्ड टाइप होगा हमारा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जिसको मैरून कलर का होता है, और इसको टाइप डी भी कहते हैं, डी हियर इज फॉर डिप्लोमेटिक, एंड ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हो गए, जैसे हमारे एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, ठीक है। सो दिस वाज योर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। अगले देखते हैं, अगली रिपोर्ट हम देखने वाले हैं सीपीसीबी की। सीपीसीबी क्या होता है, सीपीसीबी आपका होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। पॉल्यूशन से रिलेटेड अभी एक सीपीसीबी ने रिपोर्ट रिलीज की थी, और वो भी रिलीज की है किस लिए, ई वेस्ट पर। मस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सीपीसीबी ने कौन सी रिपोर्ट या फिर किस के लिए एक रिपोर्ट रिलीज की थी, वो की थी आपकी ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या हो गया, जैसे आपका फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, इन सबको खराब होने के बाद जो आप फेंक देते हैं उसको ई वेस्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। तो सीपीसीबी ने ये रिपोर्ट रिलीज की थी। सीपीसीबी की बात करें तो चेयरमैन कौन है सीपीसीबी के,
चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है श्री शिव दास, श्री शिव दास। ठीक है, ये आपके क्या है? चेयरमैन रहे हैं। तो जो रिपोर्ट आई थी ना वो ये आई थी कि जितना हम ई वेस्ट जनरेट करते हैं ना टोटल, उसका सिर्फ 10% कलेक्ट कर पाती है इंडिया। टोटल जितना जनरेट ई वेस्ट कर रही है ना उसका सिर्फ 10% जनरेट को कलेक्ट कर पाती है। ठीक है, और 2019 में जो ई वेस्ट कलेक्ट हुआ था ना वो रफली अप्रॉक्स 7 लाख टन था। 7 लाख टन हमने ई वेस्ट जनरेट किया था। ठीक है, और सिर्फ 10% हम उसका कलेक्ट कर पाती है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट में रिसेंटली बताया कि 2017-18 में जो कलेक्शन टारगेट था ना हमारा वो था 35,442 टन का था, लेकिन जो हमारा एक्चुअल कलेक्शन कर पाए हम उसका वो था 25,325 टन ही हम उसको कलेक्ट कर पाए। टारगेट से भी कम कलेक्ट कर पाए हम अपना ई वेस्ट। सिमिलरली 2018-19 में हम 1,54,000 टन कलेक्ट करने का सोचा, लेकिन सिर्फ 78,000 टन हम उसको कलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू देखा जाए। ठीक है, इसी में एक रिपोर्ट आई, हमने अभी देखा कि 2018 और 19 में जो हमारा टारगेट वो ई वेस्ट था ना वो 7 लाख टन का था। ये बढ़कर 2019-2020 में जो ये बढ़कर हो गया 10 लाख टन। ठीक है, इतना ई वेस्ट हम जनरेट करते हैं। सीधा सीधा 32% हमने इंक्रीज कर दिया। 32% का इंक्रीज हो गया एक साल में हमारे ई वेस्ट जनरेशन में। ठीक है, 7 लाख से सीधा 10 लाख। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि इंडिया ने, ये भी याद रखो, इसी रिपोर्ट में आया कि इंडिया ने 2019 में अलोन 2019 में अकेले 3.2 मिलियन ई वेस्ट जनरेट किया है। 3.2 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट। ठीक है, 3.2 टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेट किया है अकेले। किसने? इंडिया ने। ठीक है, एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट आई है। क्या होता है सीपीसीबी? सीपीसीबी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इन्होंने सीपीसीबी की रिपोर्ट किस चीज पे आई? ई वेस्ट पर आई। सीपीसीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये होता है न्यू दिल्ली, ये भी याद रखिए। हेडक्वार्टर सीपीसीबी का कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन रहे? श्री शिव दास इनके चेयरमैन रहे। ठीक है, इनकी रिपोर्ट आई है कि हम सिर्फ 10% ही वेस्ट कलेक्ट कर पाते हैं, उससे ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो 2018-2019 में हमारा 2018-2019 में जो हमारा था 7 लाख टन रहा, और ये बढ़कर 32% से 19-20 में 10 लाख टन हो गया। ठीक है, और इंडिया ने 2019 में 3.2 टन ई वेस्ट जनरेट करा है अकेले। अगली रिपोर्ट, तो अगली हम रिपोर्ट देखने वाले हैं। अगला होगा हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ऑफ 2021। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या होगा कि भाई एक देश की या एक की कितनी ताकत है, कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है देश इन टर्म्स ऑफ देयर पावर। ठीक है, वेरी गुड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को एक नाम से और जाना जाता है, या इसको आप ये लिख लो या फिर लिख सकते हो मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, कि उस देश की मिलिट्री के पास कितनी पावर है। मिलिट्री के पास पावर होगी तभी उस देश को एक ग्लोबल फायर पावर बोला जाएगा। ठीक है, तो इंडिया की रैंक क्या रही इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में? इंडिया की जो हमारी रैंक रही ना, सबसे पहले देखो कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी रिपोर्ट आ जाए ना, आपको इंडिया की पता होना चाहिए। 3 चीज़ें पता होना चाहिए इंडिया की, फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट, क्योंकि यही चीज़ें मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, जो इंडिया की रैंक रही ना वो रही आपकी 4th। इंडिया रैंक्ड 4th। ठीक है, वेरी गुड। तो फिर अगर हम इसकी बात करें पावर इंडेक्स की, इंडिया का पावर इंडेक्स क्या रहा? पावर इंडेक्स, ये इंडिया का पावर इंडेक्स रहा 0.1214। ठीक है, अगर हम पावर इंडेक्स की बात करें, तो पावर इंडेक्स ना आपका 0.0000, ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। जितना जीरो के करीब होगा उतनी ज़्यादा इसको बेस्ट रैंकिंग दी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही तो इंडिया की पावर 4 थी, और जो टोटल नेशंस थे ना इसमें वो थे 138 नेशंस, टोटल 138 नेशंस थे। ठीक है, चलो अगर हम देखें तो रिस्क लिस्ट देख लेते हैं एक बार हम, जो लिस्ट बनी। पहली पोजीशन पे कौन रहेगा? यूएसए। यूएसए का पावर इंडेक्स क्या था? 0.0721। ठीक है,
दूसरी पोजीशन पे कौन रहा? दूसरी पोजीशन पे रहा रशिया। रशिया का पावर इंडेक्स क्या था? 0.0796। थर्ड पोजीशन पे कौन रहा? थर्ड पोजीशन पे था चाइना। चाइना का पावर इंडेक्स क्या रहा? 0.0858। और फोर्थ पोजीशन हमने देख ही लिया, फोर्थ पोजीशन थी इंडिया की, और इंडिया का पावर इंडेक्स रहा 0.1214। तो आप देखिए ये 0.000 के क्लोज है, तो ये ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक, फिर इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एक दो चीज़ और पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो एयर पॉल्यूशन की, ठीक है, एयर पॉल्यूशन की, रिसेंटली यूएसए के एयर पॉल्यूशन इंडेक्स ने एक किसको सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में घोषित किया है? यूएसए के एयर पॉल्यूशन इंडेक्स 2020 में यूएसए ने लाहौर को, जो कि पाकिस्तान में है, उसको मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बोला गया है। ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, मतलब उस लिस्ट में इन्होंने टॉप किया लाहौर ने। ठीक है, और यहाँ पे जो पीएम था ना, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर, वो देखा गया था 423 का, 423 का, और इसको हजार्डस बोला गया है। ठीक है, 423 बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, ये तो था पहली पोजीशन पे, तो आ गया लाहौर। फिर दूसरी पोजीशन पे आया आपका न्यू दिल्ली। ये यूएसए की रिपोर्ट है, न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे जो पीएम रहा था ना, वो था 229, पीएम 229 रहा था, और इसको बोला गया है वेरी अनहेल्दी, इसको बोला गया है वेरी अनहेल्दी। ठीक है, क्योंकि 229 भी बहुत ज़्यादा पीएम होता है देखा जाए तो। ठीक, फिर इसके बाद जो थर्ड पोजीशन पे आया ना आपका, थर्ड पोजीशन पे आया काठमांडू, काठमांडू, और यहाँ पे जो पीएम रहा ना, वो रहा था 178। ठीक है, और इसको बोला गया अनहेल्दी बस। ठीक, तो जो पीएम, और एक चीज़ और याद रखें, हम जो ये पीएम होता है ना, पार्टिकुलेट मैटर, ये होता है पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है, एयर पॉल्यूशन कितना है। ठीक है, और एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन में कुछ हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे देखा जाता है, वो हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, ये सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स में काम आते हैं देखने के लिए। ठीक है, हमारी अगर एसिड रेन की बात करें तो वो SO2 की वजह से होती है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, ये मेनली आपके कार व्हीकल्स में से निकलती है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हमारा 2021 में रिलीज हुआ था, और 2021 का रिलीज हुआ है। इसको मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग भी बोला गया है। इंडिया की जो रैंक रही वो 4th रही, और इंडिया का पावर इंडेक्स रहा 0.1214। ठीक है, पावर इंडेक्स जितना क्लोज होगा 0.0000 के, उतनी पावरफुल या फिर उतना अच्छा माना गया है इसको। और जो टोटल 138 कंट्रीज ने हमारे इस पावर इंडेक्स में देखा गया था, और उसमें से इंडिया 4th रहा। लिस्ट पे देखा जाए तो टॉप किया है यूएसए ने विद 0.0721 स्कोर, रशिया ने विद 0.0796, फिर थर्ड था चाइना इतने स्कोर के साथ, और इंडिया रहा फिर 4th पर। ठीक, फिर एयर पोल्यूशन इंडेक्स की बात करें तो यूएसए की एक एयर क्वालिटी इंडेक्स ने रिसेंटली एक इंडेक्स रिलीज किया था, जिसमें से लाहौर को सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बोला गया, जहां का पीएम था 423, और उसको हजार्डस उसमें रखा गया कैटेगरी में। सेकंड लिस्ट में आई थी न्यू दिल्ली, जिसका पीएम था 229। थर्ड पे आया आपका काठमांडू, जिसका पीएम रहा 178। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद पता होना चाहिए कि जो पीएम होता है ना, दैट इज पर्टिकुलेट मैटर, ये हमारा एयर पॉल्यूशन को देखने में काम करता है। इसकी रीडिंग्स एयर पॉल्यूशन में आपके जैसे NO2 हो गया, SO2 हो गया, CO2 हो गया, ये हो गया हमारे कार से रिलीज एमिशन में होता है। एसिड रेन जो होता है वो SO2 की वजह से होता है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो आज की हमारे जो लास्ट इंडेक्स रहेगा वो रहेगा ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स, दैट इज ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स। ठीक है, और ये 2021 में भी रिसेंटली है अपडेटेड वर्जन। तो ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, सबसे पहले तो ये बता दो। इट इज बीन रिलीज्ड बाय व्हाट और हुम? जर्मन वॉच। जर्मन वॉच के द्वारा हमारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स होता है। ठीक, फिर ये एक जर्मन बेस्ड थिंक टैंक है। इनके चेयरमैन की बात करें, कौन है इनके चेयरमैन? क्लॉस माइक इनके चेयरमैन है, और जो इसका हेडक्वार्टर रहा, कहाँ पर हेडक्वार्टर रहा? वो था बॉन जर्मनी, बॉन जर्मनी में। ठीक है, हेडक्वार्टर रहा किसका? जर्मन वॉच का। ठीक, फिर जो थीम रही इस बार हमारे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की,
थीम क्या रही, अगर थीम कहें या फिर जो एजेंडा था जिसके बेसिस पर हमारी रैंकिंग आई है इस बार, वो किस बेसिस पे रही है, वो रही है द कंट्री और द हु सफर्स मोस्ट फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर, हु सफर्स मोस्ट फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर, मतलब किस कंट्री में सबसे ज्यादा वेदर का इफेक्ट रहा। ठीक है, तो कहाँ रहा सबसे ज्यादा इफेक्ट, ये रहा आपका मोजाम्बिक में। तो जो लिस्ट रही ना, अगर हम लिस्ट की बात करें, लिस्ट अगर हम देखते हैं तो जो लिस्ट में पहले नंबर पे रहा मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। ठीक है, दूसरे नंबर पे रहा आपका जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ठीक, थर्ड नंबर पे रहा बहामास, बहामास। चौथे नंबर पे रहा जापान, और पांचवें नंबर पे रहा आपका मलावी। ठीक है, पांचवें नंबर पे रहा मलावी। फिर आपको याद रखना है इंडिया रहा सातवें नंबर पे, रैंक ऑफ इंडिया आपकी अलग से लिख दिया मैंने, सेवेंथ, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सातवें नंबर पे क्यों रहा, क्योंकि इंडिया ने ना रिसेंटली अभी बहुत सारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स देखे थे 2019 में, उसकी वजह से। ठीक, तो अभी रिसेंटली इसमें देखें तो इंडिया ने ना टॉप किया इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज, कि इंडिया टॉप्ड द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज। फैटेलिटीज होते हैं जिन लोगों की दुर्घटनापूर्ण या फिर किसी भी इवेंट, नेचुरल क्लाइमेट की वजह से डेथ हो गई हो, तो उसमें इंडिया का हाईएस्ट रैंक, और जितनी फैटेलिटीज थी ना वो थी 2267। इस नंबर के साथ इंडिया ने लिस्ट किया हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज के साथ। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में बहुत सारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म आए थे 2019 में, तो 2019 अलोन इंडिया सॉ कितने, 8 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। इंडिया में 8 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आए थे, और इन 8 में से ना जो 6 आपके स्टॉर्म वेरी सीवियर कंडीशन में आ गए थे। ठीक है, वेरी सीवियर बन गए थे। ठीक, फिर इसमें से भी साइक्लोन फैनी, साइक्लोन फैनी जो था ना वो सबसे खतरनाक था, और इसको कह सकते थे वर्स्ट स्टॉर्म, वर्स्ट स्टॉर्म। आपका होमवर्क ये है, आप बताओगे मेरे को साइक्लोन फैनी किस स्टेट में आया था। ठीक है, या किस स्टेट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था साइक्लोन फैनी का, और किस ओशन से या किस वाटर बॉडी से स्टार्ट होता हुआ आया था साइक्लोन फैनी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो साइक्लोन फैनी सबसे वर्स्ट था, और इट इफेक्टेड अबाउट 28 मिलियन पीपल। इट इफेक्टेड अबाउट मतलब इससे प्रभावित हुए थे कम से कम 28 मिलियन पीपल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट से या फिर वेदर की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन मीटियोरोलॉजिकल सर्वे, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल सर्वे, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल सर्वे ने ना अभी रिसेंटली एक डायनामिक इंपैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है, साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। ठीक है, ये सेटअप करा है इंपैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, किस लिए किया है, टू रिड्यूस द इकोनॉमिक लॉसेस, पहली चीज कि रिड्यूस इकोनॉमिक लॉस, और दूसरा रिसर्च पर्पस के लिए कि आइडिया, ताकि रिसर्चर्स को पहले से ही एक आइडिया हो जाए अगर साइक्लोन आने वाला है, तो पहले से ही एक एडवांस में वार्निंग दी जा सके लोगों को, ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है, वेरी गुड। पहली चीज़ तो ये आपको एडिशनल एक पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली ना एक रिपोर्ट आई है जूलॉजिकल सर्वे से, जूलॉजिकल सर्वे से, जूलॉजिकल सर्वे से एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह लो आप इसको, और इसको ZSI बोलिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, बाय किसने रिलीज की, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। इन्होंने एक जूलॉजिकल सर्वे लॉन्च किया जिसमें इन्होंने बोला है कि मलायन जाइंट स्क्विरल, मलायन जाइंट स्क्विरल, या फिर इसको आप कहिए ब्लैक जाइंट स्क्विरल, इसको मलायन जाइंट स्क्विरल कह लिए या फिर ब्लैक जाइंट स्क्विरल कहिए। ठीक है, हो गया याद, इसको अच्छे से बार बार पढ़ लीजिए, मलायन जाइंट स्क्विरल या फिर ब्लैक जाइंट स्क्विरल। इनकी जो पॉपुलेशन है ना रिड्यूस हो जाएगी 90% से बाय 2050, मतलब 2050 तक मलायन जाइंट स्क्विरल और ब्लैक जाइंट स्क्विरल की जो पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी 90% बाय 2050। क्यों, क्योंकि इनका हैबिटेट खत्म होता जाएगा। ठीक,
बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ सारा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट GCI 2021 किसने रिलीज की? जर्मन वॉच ने। ठीक है, जर्मन वॉच का हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन जर्मनी में। चेयरमैन कौन है? क्लॉस माइक। फिर थीम क्या रही, मतलब किस बेसिस पे ये लिस्ट आई है? ये आई है आपकी, इंडेक्स आया है हु सफर्स मोस्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम वेदर्स। इंडिया की रैंक यहाँ पे 7th रही, जो आपको पता होना चाहिए। लिस्ट को टॉप करने वाले थे मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान एंड मलावी। मोजाम्बिक फर्स्ट पे, जिम्बाब्वे सेकंड पे, बहामास थर्ड पे, जापान फोर्थ पे एंड मलावी फिफ्थ पे। फिर इंडिया की बात करें, इंडिया रहा 7th, इंडिया सिक्योर्ड 7th पोजीशन। क्यों? क्योंकि इंडिया में रिसेंटली बहुत ट्रॉपिकल स्टॉर्म, 8 ट्रॉपिकल स्टॉर्म देखे गए थे 2019 में। तो इंडिया टॉप, और सो इंडिया, ये भी आपको याद होना चाहिए कि इंडिया टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज, मतलब सबसे ज्यादा फैटेलिटीज इंडिया में थी, ये लिस्ट में टॉप भी किया है विद 2267 फैटेलिटीज। ठीक है, फिर हमने बात करी 2019 में 8 ट्रॉपिकल स्टॉर्म देखे गए, जिसमें से 6 वेरी सीवियर की कंडीशन में आ गए थे, और साइक्लोन फैनी सबसे खतरनाक रहा, जिसमें से 28 मिलियन पीपल इफेक्ट हुए थे। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है साइक्लोन फैनी किस स्टेट में आया था और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ा था और कौन सी वाटर बॉडी की तरफ से आया था साइक्लोन। ठीक है, जैसे ये हो गया, यहाँ से आया था, अरेबियन सी आया था, वेस्ट बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से, या इंडियन ओशन से, किधर से आया था, ये हमें आपको कमेंट करके नीचे बताना है। फिर एडिशनल न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंडियन मीटियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, जिसमें से साइक्लोन वार्निंग सिस्टम बनाया गया है। इंडियन मीटियोलॉजिकल सर्वे ने एक साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि वो रिड्यूस किया जाए इकोनॉमिक लॉस और रिसर्च पर्पस के लिए, ताकि एडवांस में वार्निंग दी जा सके। फिर सेकंड था कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज ZSI ने विद द हेल्प, और ये रिलीज कौन करता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने मलायन जाइंट स्क्विरल या फिर ब्लैक जाइंट स्क्विरल को ये बोल दिया गया कि 90% इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी बाय 2050, क्योंकि इनका नेचुरल हैबिटेट जो है ना वो खत्म होता आएगा इन्वायरमेंट की वजह से। इन्वायरमेंट हमारा इफेक्ट कर रहा है इसलिए। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, ये हमारी हिंदी वीडियो है आपकी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की ऑफ मंथ जनवरी। ठीक है, ये जनवरी की है 2021 की। फेब की भी हम जल्दी लाएंगे, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो साथ साथ अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ याद से लाइक करते चलें वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो आप हमारी ही हेल्प कर पाएंगे बहुत, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, विकास साइनिंग ऑफ।